हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एमपी जीके से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम 251 से लेकर तो 300 तक क्वेश्चनों को जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो है 250 क्वेश्चनों पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की वीडियो में जो है हम 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की वीडियो की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी, जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन स्टडी। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, तो आप वहां से भी जो है डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है। देखिए, ये बहुत सारी परियोजनाएं आपको दी गई है। इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, ऐसी कौन सी परियोजना है जिससे तीनों को लाभ मिलता है। तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकलती है, आपकी निकलती है सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी जब शहडोल में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, शहडोल में, तो यहाँ पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना, जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। और ये बाण सागर परियोजना से ही लाभ किस किस को मिल रहा है, एमपी को भी लाभ मिल रहा है, यूपी को भी लाभ मिल रहा है और बिहार को भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो एमपी को लाभ मिलता है, यूपी को लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है और बिहार को लाभ मिलता है। तो याद रखना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना चल रही है और उस बाण सागर परियोजना से एमपी, यूपी और बिहार को लाभ मिलता है। लाभ इस तरीके से मिलता है कि 50% लाभ एमपी को मिलता है, 25% लाभ यूपी को मिलता है और 25% लाभ बिहार को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना, रेशो भी याद रखना, 2:1:1, ये रेशो भी याद रखना। ठीक है, सोन नदी पर और बाण सागर परियोजना चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किस क्षेत्र में अधिकतम होती है। मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में गेहूं ज़्यादा कहाँ बोया जाता है या उसकी उत्पादनता ज़्यादा कहाँ होती है। तो एमपी के अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एमपी में जो आपका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब ये वाला भाग, ये मुरैना, खासतौर पे मुरैना जो है सरसों और गेहूं के लिए जाना जाता है। तो ये उत्तर वाला भाग, ये पूरा आपका उत्तर वाला भाग, और इसी के साथ आप देखेंगे ये पश्चिम वाला भाग, ये पूरा पश्चिम वाला भाग, यहाँ आपको गेहूं की ज़्यादा जो है बाकी क्षेत्र की तुलना में यहाँ ज़्यादा आपको पैदावार देखने को मिलती है, ज़्यादा फसल आपको गेहूं की देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, क्योंकि ये आपका उत्तरी भाग है तो उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम इन दो क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे पास है महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था। मतलब ये 1857 की क्रांति में, जो क्रांति महू से शुरू हुई थी, है ना, वो कब प्रारंभ की गई थी। डेट बताना है तो उसकी डेट क्या है आपकी, 1 जुलाई 1857। ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है जो महू से प्रारंभ हुई थी 1 जुलाई 1857 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका, बी यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास दंतुला एवं सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर का नाम क्या है। मतलब 2 नदियाँ हैं, एक नदी का नाम है दंतुला और एक नदी का नाम है सूखा। जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर 2 बांध बनाए गए हैं। अब बांध बनाने से क्या होता है, पानी रुक जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है। उस एकत्रित पानी से हम क्या निकालते हैं, नहरें, और नहरों को कहाँ लेकर जाते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे शहरी क्षेत्रों में लेके जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाती हैं। तो ये जो नहर निकाली गई है इन दोनों नदियों से, उस नहर का नाम पूछा गया है। तो याद रखना, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, ये 2 नदी बहती हुई आ रही हैं और इस तरीके से ये दोनों नदी आपस में इस क्षेत्र में मिल जाती हैं, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, डैम।
डैम बनाने से क्या हो गया, यहाँ पानी हो गया एकत्रित। जब पानी यहाँ एकत्रित हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इनसे छोटी छोटी क्या निकाल देंगे, छोटी छोटी नहरें निकाल देंगे और ऐसी नहरों को दूसरे जिलों और गाँव में पहुँचा देंगे। तो उस नहर का नाम बताना है जो तंदुला एवं सूखा नदियों से मिलकर बनी है, तो उस नहर का नाम है दंतुला नहर। नहर का नाम क्या है, दंतुला नहर। ये तो आपको ऑप्शन से याद आ जाएगा, दंतुला नहर दंतुला नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है। देखिए अब ये बेतवा नदी पर भी एक योजना के तहत क्या निकाली गई, नहर निकाली गई। और नहर कैसे बनेगी, पहले हम बांध बनाएंगे फिर हम उससे नहर निकालेंगे। बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी रायसेन के कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुमरा गाँव से निकलती है, रायसेन के कुमरा गाँव से निकलती है, याद रखना। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन किस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। हमीरपुर में जाकर ये यूपी में आता है आपका हमीरपुर में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में। मतलब ये यमुना नदी की सहायक नदी है, कौन सी, बेतवा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। अब इस बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी बांध के तहत कौन सी नहर बनाई गई है, तो उस नहर का नाम है हलाली नहर। हलाली नहर। तो हलाली नहर कौन सी नदी पर बनी है, बेतवा नदी पर बनी है। किसके तहत, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि आपको पता है एमपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से आपकी निकलती है सोन नदी। ये है आपका अमरकंटक, यहाँ से निकली आपकी कौन सी नदी, यहाँ से आपकी निकल रही है नर्मदा नदी और यहीं से जाती है आपकी सोन नदी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। तो ये नर्मदा नदी के चारों ओर जो घाटी हैं, नर्मदा नदी के चारों ओर जो घाटी हैं और सोन नदी के चारों ओर जो घाटी हैं, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है। देखिए सर्वाधिक प्राकृतिक क्षेत्र धनी किसको कहा जाएगा, जहाँ ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न भी पूछा है कि खनिज की दृष्टि से, मतलब जहाँ अधिक खनिज मिलते हैं, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है। तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इसको मैप के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। आपको ही पता है कि जो खनिज वगैरह होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अभ्रक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब क्या है, ये सब खनिज हैं। और ये खनिज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपको भी पता है कि जो खनिज होते हैं वो खासतौर पर पर्वत पठार वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विशाल पर्वत श्रेणी है, बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर ही खनिज देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खनिज, ये सबसे ज़्यादा प्राकृतिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा धनी किसको कहेंगे, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन से खनिज मिलता है। देखिए बघेलखंड में कौन सा खनिज मिलता है, पहले तो हम बात करते हैं बघेलखंड कहाँ है। देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको बघेलखंड जो है वो पूर्व की ओर देखने को मिलेगा। ये है आपका क्या, पूरा बघेलखंड वाला एरिया। ये आपका कौन सा एरिया है, बघेलखंड वाला एरिया है। ये पूरा आपका बघेलखंड है ना। और बघेलखंड की अगर हम बात करें तो बघेलखंड में ही आपका शहडोल आता है, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये सब आता है। और ये किस लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र जाना जाता है कोयले के लिए। किस लिए, कोयले के लिए क्षेत्र जाना जाता है। तो उसी तरीके से बघेलखंड भी किस लिए जाना जाएगा, बघेलखंड भी कोयले के लिए जाना जाएगा। तो ये पूरा बघेलखंड वाला क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है कोयले के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, एशिया की सर्वाधिक व
भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पर है, मतलब भूमि के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मैग्नीज की खान आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये भरवेली है। कौन सी है आपकी, भरवेली, बालाघाट में। बालाघाट जिला जो है आपका, बालाघाट में क्या है नाम उसका, भरवेली। मैग्नीज खदान है आपकी, क्या नाम है उसका, भरवेली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड किस जिले में है। देखिए मलाजखंड तांबा नगरी कहा जाता है, तांबा नगरी, तांबा नगरी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी खदान आपको देखने को मिलती है तांबा नगरी, है ना। तो ये जो तांबा नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मलाजखंड बालाघाट में आता है आपका मलाजखंड, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, तांबा प्राप्त होता है। लगभग 53%, इंडिया का 53% तांबा तो केवल आपको बालाघाट जिले से ही प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे भारत का 53% तांबा आपको केवल एक ही क्षेत्र से मिल जाता है और उस क्षेत्र का नाम है मलाजखंड, और वो कहाँ आता है आपका, बालाघाट जिले में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। सही आंसर क्या होने वाला है, बालाघाट, क्योंकि बालाघाट में ही क्या है आपका, मलाजखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। देखिए खासतौर पे जबलपुर और कटनी वाला क्षेत्र, ये चूना क्षेत्र कहलाता है। संगमरमर की चट्टानें तो आपको जबलपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन कटनी में भी थोड़ी बहुत संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। उसी तरीके से जो चूना पत्थर है, क्योंकि संगमरमर की चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं, और चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो चूना पत्थर भी आपको कटनी के आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कटनी के आसपास आपको चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, कटनी। चूना पत्थर सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो कटनी जिले में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है, ये पूछा जाता है। एमपी में किले से रिलेटेड ये मंदसौर वाला कई बार पूछा जाता है, याद रखना। तो ये जो है आपका मंदसौर का किला, मंदसौर का किला ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है आपकी शिवना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, शिवना नदी के किनारे। इसी तरीके से जो ताप्ती नदी है, इसके किनारे आपको बुरहानपुर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बुरहानपुर। हालांकि ताप्ती नदी के किनारे सूरत भी है, गुजरात का, है ना, सूरत भी है, ये भी याद रखना। फिर बात करते हैं शिप्रा नदी। कौन सी नदी, शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के किनारे तो आपको पता है क्या है आपका, उज्जैन। उज्जैन में कौन सा मेला लगता है, तो उज्जैन में लगता है आपका कुंभ का मेला। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, शिप्रा नदी के। महानदी एमपी में नहीं आती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है, शिवना नदी के किनारे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है, मतलब कहने का मतलब है बहुत प्राचीन नहीं है, जिसका विकास अभी अभी हुआ है ना, नया है, वो आपको बताना है। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका विकास महाकाल में हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। तो देखिए महिष्मती, वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं, महेश्वर। और महेश्वर आपका कहाँ आता है, आपका आता है खरगोन में। कहाँ आता है, खरगोन में आता है। उसी के साथ उज्जैनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उज्जैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उज्जैन। ये भी आपका महाकाव्य काल का है। महेश्वर भी महाकाव्य काल का है, उज्जैन भी महाकाव्य काल का ही है। और विराटपुरी भी आपका बहुत प्राचीन है। ये जो विराटपुरी है ये भी आपका क्या है, बहुत प्राचीन है। लेकिन इसमें ऑप्शन में अगर हम बात करें भोपाल, तो भोपाल आपका इतना प्राचीन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आधुनिक काल में इसका देखें तो ये विकसित हुआ है, इतना प्राचीन के आधार पर भोपाल क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ महाकाव्य काल का नहीं है, मतलब बहुत प्राचीन नहीं है। तो भोपाल वाला क्षेत्र प्राचीन नहीं है, बाकी सब लगभग आपके बहुत प्राचीन है आपके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये महाकाव्य काल के हैं। महिष्मती वर्तमान में महेश्वर है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अहिल्याबाई द्वारा इनको राजधानी बनाई गई थी, अहिल्याबाई, है ना। तो ये याद रखना। विराटपुरी ये भी बहुत विशाल है, बहुत प्राचीन समय का स्थान है ये। उज्जैनी, जिसको अवंती भी कहते थे, वर्तमान में हम उसको उज्जैन कहते हैं, अवंती भी उसको कहा जाता है। तो ये सब महाकाव्य काल के हैं, लेकिन भोपाल महाकाल काव्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र
का भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के मैप के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ पर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप भारत का मैप नहीं देखेंगे ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो इसमें देखिए, मध्य प्रदेश आपका ये सेंटर में आता है, नीचे आ जाएगा आपका ये महाराष्ट्र, और यहाँ आ जाएगा आपका पहले पूरा आंध्र प्रदेश आता था। तो मध्य प्रदेश का पूरा भाग, महाराष्ट्र का आधा भाग, महाराष्ट्र का आधा भाग और आंध्र प्रदेश का पूरा भाग, इन पूरे हिस्से को मिला के किस नाम से जाना जाता था, है ना। लेकिन महाराष्ट्र का पूरा भाग नहीं लेना है, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग लेना है। महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, एमपी पूरा ले लीजिए, आंध्र प्रदेश भी पूरा ले लीजिए। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था दंडकारण्य क्षेत्र। क्या कहा जाता था? दंडकारण्य क्षेत्र इसको कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र, एग्जाम में दंडकारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। क्या कहा जाता था? दंडकारण्य कहा जाता था। बी आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में क्या हुआ करती थी, नई नई सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता जो है वो आपकी गंगा नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। उसी तरीके से नर्मदा नदी के किनारे भी आपको बहुत सारे प्राचीन स्थान देखने को मिलते हैं। इससे ये जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के किनारे भी प्राचीन समय में कोई यहाँ पर निवास करता था, नर्मदा नदी के आसपास। इसलिए हम नर्मदा घाटी को एक जो है सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। यहाँ से बहुत सारे मानव कंकाल भी हमको देखने को मिले हैं, डायनासोर के भी कंकाल हमको नर्मदा नदी के आसपास देखने को मिले हैं। तो नर्मदा नदी भी आपकी एक जो है वो सभ्यता के केंद्र रही है। सभ्यता मतलब यहाँ आदि मानव भी यहाँ पर आए हैं, और वो प्राचीन समय पे भी ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नर्मदा घाटी ही आपकी जो है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? तो नर्मदा नदी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश का शासन हुआ करता था? 15वीं मतलब 1500 की बात हो रही है। 15वीं शताब्दी मतलब 1500 के लगभग। अभी क्या चल रहा है आपका 2021 के लगभग, है ना, ये 2021 चल रहा है, ये 1500 की बात हो रही है। 1500 के लगभग में ग्वालियर पे किसका राज हुआ करता था? तो तोमर वंश का राज हुआ करता था। तोमर वंश शासन करता था 15वीं शताब्दी के लगभग। यही प्रश्न है आपका कि 15वीं शताब्दी के लगभग कौन सा वंश कार्य करता था? तो तोमर वंश का ही शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को जो है शिवपुरी में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कब की दी गई थी? तो उनको जो है शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में जो है क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? देखिए, इस पर हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि उदयगिरी की गुफा पहली बात तो है विदिशा में। कहाँ है? विदिशा में। और उदयगिरी की टोटल कितनी गुफाएं हैं? 20। पहली गुफा और 20वीं गुफा किस धर्म को जानती है, किस धर्म की जानकारी देती है? तो ये जैन धर्म की जानकारी देती है। लेकिन 2 से लेकर आपको 19 तक की गुफा, 2 से लेकर तो 19 तक की टोटल कितनी? 18 गुफा, ये हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, 4वीं 5वीं शताब्दी में, देखो 4वीं और 5वीं शताब्दी मतलब 400 और 500, 400 और 500। 4वीं और 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर को, जो आज एमपी में आता है, को अपनी राजधानी बनाया था? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके चंद्रगुप्त रहे हैं विक्रमादित्य द्वितीय, उन्होंने मध्य प्रदेश के किस जिले को अपनी राजधानी बनाया था? तो उन्होंने जो है, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उज्जैन को, उज्जैन जिसको उज्जैनी या अवंती भी कहते हैं, इसको क्या बनाया था? राजधानी। 400 से लेकर तो 500 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, मालवा के राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई? मतलब राजा भोज ने, जो कि मालवा के क्या रहे हैं? राजा रहे हैं। मालवा के राजा रहे हैं राजा भोज।
राजा भोज। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी धार जिले को बनाया था। किसने बनाया था? धार में। उसी तरीके से शुंग वंश, शुंग वंश के जो संस्थापक रहे हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके एक पुत्र रहे हैं अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग मतलब पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे, और उनके जो पुत्र थे अग्निमित्र शुंग, है ना, उन्होंने मध्य प्रदेश में विदिशा में शासन किया है, और विदिशा को ही अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी, विदिशा को। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो विदिशा में बनाई थी। या पूछ लिया जाए कि शुंग वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया? तो आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? सही। यहाँ पर आपका आंसर सही होने वाला है धार, क्योंकि यहाँ ये पूछा गया है कि राजा भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो धार जिले को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, कला के क्षेत्र में, क्षेत्र याद रखना, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है। कला के क्षेत्र में आपको एक पुरस्कार दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो है आपका कालिदास कालिदास सम्मान जो है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो हमको ये प्रश्न मिल गया। ठीक है, याद रखना कि कालिदास कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो कालिदास अवार्ड या कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? देखिए, विक्रम पुरस्कार की बात करें तो विक्रम पुरस्कार खेल में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। खेल में या खेल कूद में क्या कर सकें आप? आगे बढ़ सकें, प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो है विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल क्षेत्र से संबंधित है, और खेल में क्या करने के लिए? खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्सव बढ़ाने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार, खेल में उत्सुकता बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आयोजन होता है। अभी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में आपको शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेगा खजुराहो में। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो सम्मेलन भी होता है, खजुराहो का मेला भी यहीं पर लगता है, और खजुराहो में ही अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक पर्यटन स्थल है आपका क्या? खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? देखिए, अलग अलग कलाओं के लिए अलग अलग कलाओं द्वारा अलग अलग जो है चिन्ह दिए जाते हैं। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह मध्य प्रदेश में किसी भी कला से संबंध नहीं रखता है? तो मध्य प्रदेश में आपको बौद्ध स्तूप भी देखने को मिलता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। सांची में है ना बौद्ध स्तूप। शैव धर्म से संबंधित मतलब भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं? मंदिर, तो ये भी एक चिन्ह हो जाएगा, कला का चिन्ह। उसी तरीके से खजुराहो के मूर्तियाँ, तो खजुराहो की मूर्तियाँ भी एक चिन्ह के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन जो आपकी नृत्य करती हुई महिला है, कौन सा? नृत्य करती हुई महिला, ये तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति देखने को मिली थी, काशी की मूर्ति। काशी की मूर्ति नृत्य करती हुई महिला की, है ना, काशी की मूर्ति आपको देखने को मिली थी। तो ये याद रखना कि जो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है वो एमपी से संबंध नहीं रखती, इसलिए एमपी में उसका किसी भी प्रकार का प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, क्योंकि बौद्ध स्तूप है हमारे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, उसका प्रतीक चिन्ह भी है। शैव धर्म से संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं उनका भी प्रतीक चिन्ह है। खजुराहो की मूर्तियों की भी प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं, लेकिन नृत्य करती हुई महिला का प्रतीक चिन्ह एमपी में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में नाटक कला एकेडमी कहाँ पर है? देखिए, नाटक कला एकेडमी कहाँ है मध्य प्रदेश में? ये है आपको उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में आपको जो है नाटक कला एकेडमी देखने को मिलेगी। तो याद रखना पर्टिकुलर सीधा कि नाटक कला एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1,00,000 रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है। मतलब जो 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, उस पुरस्कार का नाम बताना है और जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है आपको जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत का क्षेत्र तो आपको पता है कौन सा मदद रखती है सबसे ज़्यादा, लता मंगेशकर। कौन रखती हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1,00,000 रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है, उसका पुरस्कार का नाम क्या है। तो पुरस्कार का नाम है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार। सी आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा फेलोशिप दी जाती है। साहित्य सृजन मतलब साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य को बेहतर करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा फेलोशिप दिया जाता है, कौन सा फेलोशिप दिया जाता है जिससे साहित्य सृजन बढ़ता है, लोगों के बीच साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है, इसलिए फेलोशिप दी जाती है। तो साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुक्तिबोध फेलोशिप। कौन सी फेलोशिप है, मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। देखिए हिंदी काव्य भी पूछ लिया जाता है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रबंधक कवि कौन से माने जाते हैं, छायावाद के। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर आपको देखने को मिलेगा इसका ए। ये इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। मतलब आपका आएगा मुकुटधर पांडे। क्या है, मुकुटधर पांडे। ये जो है छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं, मुकुटधर पांडे जो है छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, पुरस्कार पुस्तक काला जल तथा शालबनों के द्वीप के लेखक कौन है। दो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक का नाम है काला जल, एक पुस्तक का नाम है काला जल और एक पुस्तक का नाम है शालबनों के द्वीप। शालबनों के द्वीप, काला जल और शालबनों के द्वीप, ये जो दो पुस्तकें हैं इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सानी। कौन है, सानी। सानी इसके लेखक है। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका, बी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, गोंडी ग्रामर के रचयिता कौन है। मतलब जो गौड़ भाषा है, गोंडी ग्रामर की जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता हैं आपके ग्रियर्सन एवं चैडरल बिशप, है ना, ग्रियर्सन एवं चैडरन बिशप। ये आपका सही आंसर होने वाला, ये लेखक हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गौड़ आदिवासी निवास करते हैं। गौड़ आदिवासी कहाँ निवास करते हैं, तो देखिए गौड़ का अर्थ क्या होता है, गौड़ का अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है, पहाड़। तो पहाड़िया एरिया जो होता है, पहाड़ वाला एरिया जो होता है, क्योंकि गौड़ का अर्थ ही होता है पहाड़। गौड़ का अर्थ क्या होता है, पहाड़। और पहाड़ वाला एरिया जो है उसके आसपास सबसे ज़्यादा गौड़ जनजाति निवास करती है। जैसे कि भील जनजाति की बात करें तो भील का अर्थ क्या होता है, धनुष होता है इसका अर्थ, ठीक है। उसी तरीके से सहरिया का अर्थ क्या होता है, शेर के साथ। सहरिया का अर्थ क्या होता है, शेर के साथ, है ना। भारिया का अर्थ क्या होता है, भारिया का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। भारिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अभाव। तो ऐसे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ गौड़ जनजाति निवास करती है। तो सिंपल सी बात है, गौड़ का अर्थ ही हो गया पहाड़, तो जो पहाड़िया एरिया है वहाँ पर गौड़ जनजाति निवास करेगी। जैसे कि आपको यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों आ गए आपके एमपी के मैप के अकॉर्डिंग। तो आपको दोनों को देखने को मिल गए, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी देखने को मिल गई आपको और आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी देखने को मिल गई। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दोनों जगह आपको गौड़ी आदिवासी देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला और क्रिकेटर बताना है, महिला भी है और साथ में क्रिकेटर भी है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है उसको। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका राजेश्वरी ढोलकिया, है ना, ढोलकिया, ठीक है, याद रखना राजेश्वरी।
ये किससे संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। तो कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो राजेश्वरी हैं वो किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये क्रिकेट से संबंध रखती हैं। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका? डी आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास स्निग्धा मेहता किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त खिलाड़ी हैं? कौन है आपके? प्रश्न है आपका स्निग्धा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये टेबल टेनिस है। इसका सही आंसर क्या है आपका? टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं? टेबल टेनिस से। ठीक है, तो टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं आपकी स्निग्धा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिन तक ही इस पद पर रहे? इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि हम बात करें श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये एक बार ही मुख्यमंत्री बने हैं। श्री भगवतराव मंडलोई की बात करें, ये दूसरे मुख्यमंत्री थे, है ना, दूसरे मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे श्री भगवतराव मंडलोई, लेकिन ये कार्यवाहक थे। कार्यवाहक का मतलब होता है केवल कार्य करने के लिए आए थे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कार्यभार संभालने के लिए श्री भगवतराव मंडलोई को मध्य प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन चुनाव के आधार पर चुनकर आए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं आपके कैलाशनाथ काटजू। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको निर्वाचित किया गया था, जनता द्वारा चुना गया था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं आपके राजा नरेश चंद्र सिंह। ये आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं और ये 13 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो राजा नरेश चंद्र सिंह आपका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं आदिवासी मुख्यमंत्री और 13 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन बहुत सारे हैं ना, उत्तरी रेलवे जोन है, दक्षिणी रेलवे जोन है, पश्चिमी रेलवे जोन है, पूर्वी रेलवे जोन है। उसी तरीके से उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का वर्कशॉप एमपी में कहाँ है? तो एमपी में आता है भोपाल में। कहाँ आता है? भोपाल में। भोपाल राजधानी में आता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा नए उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी संस्था लोन देती है, ऋण देती है, ब्याज देती है? याद रखना, लोन कहाँ से मिलता है, कौन सी संस्था से मिलता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो नए नए उद्योगों के लिए, नए नए व्यापारों के लिए जो है लोन प्रोवाइड कराती है? वो कौन सी संस्थान है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये क्या करती है? ये आपको वित्तीय सहायता देती है। वित्तीय पैसों से संबंधित आपकी सहायता कौन करती है? तो ये करती है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास रक्षा उत्पादन कारखाना किस शहर में है? रक्षा उत्पादन मतलब युद्ध के जो उपकरण बनाए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र जो बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रक्षा उत्पादन। तो इसका कारखाना एमपी में कहाँ है? तो इसका कारखाना एमपी में आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो इसको देखने को मिलता है जबलपुर में। कहाँ है ये आपका? जबलपुर में है। जबलपुर में आपको ये कारखाना देखने को मिलता है। याद रखना, युद्ध उपकरण और अस्त्र शस्त्र कहाँ बनते हैं? आपके जबलपुर में जो कारखाना है आपका वहाँ बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? बायोगैस बनाई जाती है जहाँ, है ना, बायोगैस बनाई जाती है। ये सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो ये आपको भदभदा डैम पे देखने को मिलता है। भदभदा डैम भोपाल में है। ये कहाँ पर है? भोपाल में, कालियासोत नदी पर। कौन सी नदी पर? कालियासोत नदी पर। कालियासोत नदी और भदभदा डैम है कहाँ? भोपाल में। है कहाँ? भोपाल में। तो भदभदा डैम है आपका जो देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है। यहाँ से बायोगैस बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता? आप अगर दिल्ली से मुंबई जाएंगे या मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो आपको मनवाड़ भी पड़ेगा।
आपको बीना भी देखने को मिलेगा, आपको खंडवा भी क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन आपको जबलपुर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जबलपुर तो आपका पूरा पूर्वी भाग हो जाता है ना। जबलपुर तो आपका कैसा पूरा पूर्वी भाग हो जाता है, वहाँ आपको फिर ये सारी चीज़ें क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी जब आप ट्रेन से सफ़र करेंगे। लेकिन मनवाड़ भी आपको देखने को मिलेगा, बीना जंक्शन भी देखने को मिलेगा और खंडवा भी आपको ये स्टेशन, तीनों स्टेशन मिलेंगे, लेकिन जबलपुर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना इंदौर में प्रारंभ की गई थी। कहाँ की गई थी? इंदौर में। बुक बैंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? इंदौर में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी। देखो, क्रिकेट का प्रारंभ करने के लिए क्रिकेट क्लब या संगठन, जो एक कमेटी होती है जो उसको ऑर्गेनाइज करवाती है, किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करवाती है, वो संगठन होता है ना। तो वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या क्लब, कौन सा क्लब बना था आपका क्रिकेट के लिए मध्य प्रदेश में? तो वो बना था पारसी क्लब। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पारसी क्लब का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है। देखिए, पंचायत क्या करती हैं? टैक्स वसूल करती हैं, लेकिन पंचायत किन किन मामलों में ही टैक्स वसूल कर सकती हैं। प्रश्न आपका ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी यहाँ पर टैक्स वसूल कर तो सकते हैं, लेकिन पंचायत कौन कौन से टैक्स वसूल कर सकती है, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, पशु पंजीयन, पशुओं का पंजीयन पंचायतों के द्वारा हो सकता है और इसके तहत टैक्स वसूला जा सकता है। बाजार शुल्क, जो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार लगते हैं, उसके तौर पर भी टैक्स वसूला जा सकता है पंचायतों के द्वारा। प्रकाश कर भी लगाया जा सकता है पंचायतों के द्वारा। लेकिन जो राजस्व वसूला जाता है, जो राजस्व वसूली होती है, वो केवल राज्य सरकार करती है, वहाँ पर पंचायत जो है इस टैक्स को नहीं वसूल सकता। तो याद रखना, राजस्व वसूली पंचायत नहीं कर सकती है, पशु पंजीकरण कर सकती है, बाजार शुल्क ले सकती है और प्रकाश कर भी लगा सकती है, लेकिन राजस्व वसूली केवल राज्य सरकार ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा सर्वर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन रही हैं। ये आपको नाम बताना है कौन रही हैं। तो ये रही हैं सुश्री आशा गोपाल, है ना। यहाँ पर पहली महिला अधिकारी की बात हो रही है, कौन रही हैं? सुश्री आशा गोपाल, आशा गोपाल रही हैं। तो नाम आपको बस याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है। अच्छा, प्राचीन पर्यटन के आधार पर नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन गुफाओं का पर्यटन नहीं है, मतलब अभी अभी निर्मित है, प्राचीन नहीं है। जैसे कि भीमबेटका की गुफा बहुत प्राचीन है, उसी तरीके से बाघ की गुफाएं भी बहुत प्राचीन है। बाघ की गुफाएं भी कैसी हैं? प्राचीन है। उदयगिरी की गुफाएं भी कैसी हैं? प्राचीन है। और ये जो आपका है कंबरा गुफा, ये भी बहुत प्राचीन है। गुफाएं तो बहुत प्राचीन है, लेकिन मांडू इतना प्राचीन नहीं है। एक पर्यटन तो है, चारों ऑप्शन आपकी एक पर्यटन है, ठीक है। लेकिन जो बाकी गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं, कंबारा की गुफाएं, ये प्राचीन है। लेकिन जो आपका मांडू है ये इतना प्राचीन नहीं है। तो वही कौन सा स्थान है जो इतना प्राचीन नहीं है पूछा है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मांडू। कहाँ आता है? धार जिले में। कौन से जिले में आता है? धार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी हैं। अजंता की गुफाएं जो आपको देखने को मिलती हैं महाराष्ट्र में, वैसी गुफाएं आपको एमपी में कौन सी देखने को मिलती हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बाघ की गुफाओं जैसी दिखाई देती हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाओं के समान है, ठीक है। बाघ की गुफाएं जो हैं, धार जिले में जो बाघ की गुफाएं आती हैं, ये बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा के समान दिखाई देती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो है हमारे पास प्रश्न है कि शाहजहां के बड़े लड़के द्वारा अपने भाई औरंगजेब
तथा दारा सिक्कों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके तहत दारा सिक्कों की जो है औरंगजेब जीत गया था और दारा सिक्को उसमें हार गया था। तो शाहजहां के बड़े लड़के दारा सिक्को और उनके छोटे भाई या उनके अपने भाई औरंगजेब, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें दारा सिक्को हार गया था, औरंगजेब उसमें जीत गया था। तो दारा सिक्को ने कहाँ जाके शरण लिया था, है ना, कहाँ अपना आश्रय बनाया था? तो उन्होंने अपना आश्रय बनाया था धार के किले में। कहाँ बनाया था? धार के किले में। धार के किले में आए थे वो पराजित होने के बाद। दारा सिक्को की बात हो रही है। दो नाम याद रखना, एक दारा सिक्को और एक औरंगजेब। दोनों शाहजहां के पुत्र थे। तो दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच जो है पद के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीता था और दारा सिक्को हार गया था। हारने के बाद दारा सिक्को कहाँ आया था? धार के किले में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, बांधवगढ़ का किला कहाँ है? बांधवगढ़ का किला आपसे पूछ रहे हैं कि बांधवगढ़ का किला कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलता है बांधवगढ़ का किला कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। जब आप कटनी से बिलासपुर जाएंगे तो आपको जो है बांधवगढ़ का किला देखने को मिलेगा, रास्ते में आपको बांधवगढ़ का किला मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल कौन सा है? देखिए, अमरकंटक से तो आपकी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी यहीं पर है ना। यहाँ चित्रकूट मंदिर सतना में है, ये सतना में है। सांची बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। बचा आपका कौन सा? मुक्तागिरी, ये आपका जैन धर्म से संबंध रखता है। मुक्तागिरी किससे संबंध रखता है? ये आपका जैन धर्म से संबंध रखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुक्तागिरी जैन धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? पहले हम उसको महिष्मती के नाम से बोलते थे, वर्तमान में हम उसको क्या कहते हैं? महेश्वर। क्या कहते हैं? महेश्वर। कहाँ आता है? खरगोन में। कहाँ आता है? खरगोन में। दो तीन चीज़ें याद रखना, महेश्वर कहाँ आता है? खरगोन में आता है। पहले हम उसको महिष्मती के नाम से जानते थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महेश्वर, बी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल बनाया था मध्य प्रदेश में, तो ये कहाँ बनाया था? तो औरंगजेब ने अपने विश्राम के लिए, ठहरने के लिए एक सुंदर महल बनाया था। उस सुंदर महल का नाम है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला, जिसे मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। मदर ऑफ खजुराहो, याद रखना। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में आता है। कौन से जिले में? पन्ना जिले में। पन्ना नदी, केन नदी के पास है ना, केन नदी निकलती है यहाँ से, अजयगढ़ के किले के पास से ही केन नदी निकलती और पन्ना जिले में आता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।